गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9K स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज की जो डेट है वो है 17 अगस्त और 17 अगस्त के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एसएससी सीजीएल हो या फिर अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अरुणाचल के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अभी ठीक है, क्या रखा गया है, यानी कि अरुणाचल का जो तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। क्या है ये मामला, इसको जानते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है को अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में हवाई अड्डे का नाम मतलब नाम के रूप में जो है डोनी पोलो हवाई अड्डे को अपनाया है। ठीक है, ये इनकी बैठक हुई होगी मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जिसमें इन्होंने डोनी पोलो नाम को अपनाया कि डोनी पोलो होगा ये हवाई अड्डा है जिसका निर्माणाधीन हो रहा है। बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा पेमा खांडू उनके द्वारा करी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अरुणाचल का जो तीसरा हवाई अड्डा है उसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ये मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक के अनुसार ये निर्णय लिया गया कि इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज जो है उसे अभी गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। क्या है ये मामला, देखिए ध्यान से। चिनाब ब्रिज जटिल इंजीनियरिंग वाला एक प्रसिद्ध पुल था जिसे कई चुनौतियों से पार पाना था। ठीक है ना। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि ये दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है ना, यानी जिसे चिनाब पुल कहा जाता है, चिनाब ब्रिज है ना, ये गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ है अभी। अब इस ब्रिज का काम अब पूरा होने की कगार पर आ चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि पुल की संरचना विवरण के लिए जो है टेकाला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। टेकाला सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे अक्र ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है। अब इसकी प्रसिद्धि क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी ये बताया कि ये क्या है और किस तरीके से इसका कार्य पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है वो। लेकिन जैसे यहाँ पर बोला गया है कि गोल्डन जॉइंट, तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए चिनाब ब्रिज जटिल इंजीनियरिंग वाला एक प्रसिद्ध पुल था जिसे कई चुनौतियों से पार पाना था। भूविज्ञान, कठोर भूभाग और जो है शत्रुतापूर्ण वातावरण कुछ ही चुनौतियां थी जिन्हें इसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए इंजीनियर जो थे उन्हें रेलवे अधिकारियों को पार करना पड़ा, है ना, रेलवे अधिकारियों को पार करना पड़ा क्योंकि इसको बनाने के लिए काफी तरह के, जैसे भूविज्ञान हो गया, कठोर भूभाग हो गया, शत्रुतापूर्ण जो वातावरण था, उन सबको चुनौती थी इनके सामने, लेकिन इन्होंने फिर भी इसका निर्माण करा। दुनिया का सबसे लंबा पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई एफिल टावर जो है ना, एफिल टावर से भी करीबन 35 मीटर लंबी होगी। चिनाब ब्रिज नाम से यह रेलवे पुल चिनाब नदी के जलस्तर से 359 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह चिनाब नदी तल के स्तर से करीबन 359 मीटर ऊपर बना हुआ है। यह पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आचार का कुल वजन अगर बात करेंगे इसके वजन की तो 10,616 मीट्रिक टन इसका वजन है। इस पुल का निर्माण 28,660 मीट्रिक टन स्टील निर्माण जो है निर्मित से हुआ है। मतलब स्टील का प्रयोग जो हुआ है इसमें करीबन 28,600 मीट्रिक टन का स्टील का प्रयोग इसके अंदर करा गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आता है यह पुल भूकंप और तेज धमकों के को भी जो है बलपूर्वक, है ना, बलपूर्वक सुरक्षित रहेगा। इस आचार में स्टील के बक्से होंगे जो पुल को स्थिरता प्रदान करने के लिए कंक्रीट से भरे होंगे। ठीक है ना, मतलब इसका निर्माण कुछ इस तरीके से है कि गिर नहीं सकता है, चाहे भूकंप आए, तेज हवाएं चले, कुछ भी चले, इसका गिरने का चांस नहीं बनता है। बाकी प्रकृति जब अपने पर आती है तो फिर वो गिरा देती है। क्लियर है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आईएएस अधिकारी हैं पीयूष गोयल को नेट ग्रेड का सीईओ नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आईएएस अधिकारी हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को अभी क्या करा गया, नेट ग्रेड का सीईओ नियुक्त करा गया। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी हैं पीयूष गोयल, इनको नेट ग्रेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 26 अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव की रैंक में तैनात करने का आदेश जारी किया है। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल जो है वो अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। वही नेट ग्रेड ये जो है एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ये नेट ग्रेड होता है ये क्या होता है, ये एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड है भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, है ना, उनकी क्षमताओं को बढ़ने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया एजेंसी है, संगठन है, मतलब ये इसके ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी का जो है अभी सीईओ नियुक्त करा गया पीयूष गोयल को। देखिए आईएएस बनना, आईपीएस बनने का सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है कि अगर आप 24-25 साल की एज में आईएएस बन जाते हैं या आईपीएस बन जाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आगे का आपका फ्यूचर पूरा ब्राइट है। ठीक है, इस तरीके के पद ही मिलते हैं बच्चा, इस तरीके के पद मिलते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर आपको पता होगा अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई नौकरी है तो वो आईएएस लेवल है, यानी कि आपको यूपीएससी एग्जाम देना है, क्लियर करना है, उसके बाद है। हालांकि क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चा इस एग्जाम को देता है। ठीक है, जिसमें से निकलते 700 प्लस ही बच्चे हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलते, यानी कि माइनस रैंकिंग होगी भी, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट से लेकर आपका फ्यूचर तक पूरा मतलब एक तरीके से मॉड्यूल जो होता है ना वो तैयार हो जाता है कि अभी प्रेजेंट से आप आईएएस और उसके बाद आपका आगे तक का फ्यूचर पूरा सेट कर देता है। ठीक है, तो टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ में एक बार इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा। ठीक है, काफी आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस डे 2022 107 वीरता पुरस्कार की जो है अभी घोषणा करी गई है। बिल्कुल सही। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ के लिए 107 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। भारत में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना का कमांडर होता है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल में। राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए वीरता पुरस्कार में 3 कीर्ति चक्र हैं, 13 शौर्य चक्र हैं, 2 बार टू सेना मेडल है, वीरता पुरस्कार है, 81 सेना मेडल है, 1 नौसेना मेडल है, 7 वायुसेना मेडल इसके अंदर शामिल है। ठीक है, कुल मिला के जो 107 का, तो 107 का आंकड़ा जो है कुल मिला के ये बैठता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 107 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, किस किस में कितने दिए गए ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेना, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री हैं भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी कहा गया है, आपको थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा कि इप्सो इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार ये बताया गया है, इप्सो इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार ये बताया जा रहा है कि रक्षा बल, आरबीआई और भारत के प्रधानमंत्री देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान है। मतलब 3 सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना। वहीं सुप्रीम कोर्ट को 4थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो को 5वां स्थान पर रखा गया है। इसके बारे में मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगा, 2 बजे वाले में डिस्कस करेंगे। मतलब ये कहने का है कि अगर कोई भी देश है, उस देश को संभाल कौन रहा है, मेन खिलाड़ी कौन है, जैसे तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम अमेरिका में बात करें तो राष्ट्रपति, और भारत में बात करें तो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा योगदान निभाता है। तो वही चीज पर बात करेंगे, क्या एक व्यक्ति संभाल रहा है? नहीं, यहाँ पर यह बोला गया है कि रक्षा बल हो गया, आरबीआई हो गया, और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं, भरोसेमंद संस्थान है, ये कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम आया है सुप्रीम कोर्ट का, चौथे पर आया है केंद्रीय जांच ब्यूरो, और 5वें स्थान पर रखा गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को 4थे स्थान पर रखा गया, सीबीआई को 5वें स्थान पर रखा गया है। कम से कम 2/3 लोगों के मत के साथ रक्षा बलों को पहला स्थान पर रखा गया है कि जो रक्षा बल है वो देश का एक रीढ़ की हड्डी है जो कार्य कर रही है इस समय। क्लियर है। इसके बाद करीब 50% लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक पर भरोसा जताते हुए दूसरा स्थान पर रखा है। क्यों रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक को क्यों रखा है, आरबीआई को क्यों रखा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक इसलिए रखा है क्योंकि लोग भरोसा रखते हैं, इसीलिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की बात मैं क्या करूं, वो सब आप अच्छे से जानते ही हैं। दमदार एक जो है एक लीडर है, दमदार
प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये सच है कि इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही कोई होगा, मतलब इतना दमदार बोलने वाला, मतलब वैसे तो बहुत है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सर की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री सर की बात करें, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। लेकिन हर एक की अपनी खासियत होती है, तो प्रधानमंत्री जी की भी एक अपनी खासियत है, अलग है, प्रोटोकॉल को तोड़कर बच्चों से मिलने चले जाते हैं, है ना, तो वो चीजें सारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा कोलकाता, ये क्या है? देखिए, भारत सरकार अगले साल 15 से लेकर 17 फरवरी तक कोलकाता में 23वें इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो होता है ना, सी फूड शो, उसका आयोजन करने वाला है, ठीक है ना, इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो। आपको अजीब अजीब तरह की खाना मिलता है, इस तरीके का, कुछ झींगा मछली कहते हैं ना इसको, झींगा मछली इसी तरीके से नाम से पुकारा जाता है, खाने को मिलती है। तो इस तरीके का जो आयोजन है वो होने वाला है और कोलकाता में होगा। दरअसल भारत से जो है समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है ये, जिसको आयोजित करा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव जो है सावधि जमा योजना शुरू करी है। अब ये क्या है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने उत्सव जमा योजना नाम का एक अनूठा ही सावधि जो है सावधि जमा कार्यक्रम शुरू करा है। अब ये जो जमा कार्यक्रम है, योजना है, इसमें उच्च ब्याज दरें हैं और यह केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड रखा गया है जो सीमित समय के लिए है, ठीक है। यह कार्यक्रम देश की आजादी के जो है अभी 76 वर्ष पूरे के अवसर पर पेश किया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एसबीआई ने 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ जो है इस जमा योजना पर 6.10% प्रतिवर्ष के ब्याज दर की पेशकश कर रही है और साथ में वरिष्ठ नागरिक नियमित दरों से अधिक 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर प्राप्त करने का पात्र होंगे। ये दरें 15 अगस्त 2022 से प्रभावी हैं और यह योजना 75 दिन की अवधि के लिए वैध है, जैसे 75वां अमृत महोत्सव उस तरीके से। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है IFFM अवार्ड 2022, यानी कि IFFM अवार्ड 2022 की घोषणा करी गई है। ये क्या है पूरा मामला, इसको जानते हैं। देखिए, अभी जो है IFFM जो अवार्ड्स होते हैं वो दिए गए हैं, किसको क्या मिला है आपको मैं बता देता हूँ। टॉप 12 यहाँ मैंने नाम रखे हुए हैं। जैसे बेस्ट फिल्म तो 83 फिल्मों को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो सुजीत सरदार उधम सिंह के लिए इनको मिला है, अपर्णा सेना को मिला है, ठीक है, रेपिस्ट मूवी जो थी उसके लिए। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो रणवीर सिंह को मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो सैफाली शाह को मिला है जलसा के लिए, और जो रणवीर सिंह को मिला है वो 83 के लिए मिला है। 83 मतलब जो इन्होंने अभी कपिल देव सर की मूवी करी थी उसके लिए, ठीक है। रणवीर सिंह वही नंगन व्यक्ति। चलिए बेस्ट सीरीज की बात करेंगे, मुंबई डायरीज को मिला है 26/11 के लिए बेस्ट सीरीज का अवार्ड, ठीक है। एक सीरीज में बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, मोहित रैना को मिला है मुंबई डायरीज के लिए 26/11 वाली फिल्म के लिए। एक सीरीज में बेस्ट एक्टर्स की बात करेंगे, साक्षी तन्वर को मिला है मई के लिए। बेस्ट इंडिया फिल्म की बात करेंगे, जग्गी को मिला है। और सब कॉन्टिनेंटल की बेस्ट फिल्म जोएलैंड जो है उसको मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव सर को दिया गया है। सिनेमा पुरस्कार में डिस्प्रेट्स वरुण कपूर को चंडीगढ़ करे आशिकी उसके लिए मिला है। सिनेमा पुरस्कार में इक्वलिटी जलसा इसको मिला है। सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन को मिला है, ठीक है। तो ये टॉप 12 है, किसको किस किस क्षेत्र में मिला है ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। ये क्या है मामला? देखिए, फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि जो FIFA है उसको निलंबित कर दिया है। फीफा के आरोप है कि AIFF तीसरे पक्ष के अनुसूचित प्रभाव में काम कर रहा है, जो कि फीफा कानून को गंभीर उल्लंघन है। फीफा ने एक बयान में कहा है कि AFI जो है AFIFF जो है ये इस कार्यकारी समिति के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा, मतलब पूरी जांच होगी उसके बाद हटाया जाएगा, ठीक है, ये कहा गया। पर अभी जो है निलंबित कर दिया, याद रखिएगा। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और अर्धभूमि को जो है जोड़ा गया है। इससे पहले भी जो है अगर आपने जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी कर लीजिएगा, उसमें मैंने काफी बार ये जो है रामसर स्थलों के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है।
अभी क्या हुआ है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पे देश भर में करीबन 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और अर्धभूमि शामिल हो गई है। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4 हैं, उड़ीसा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2 हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में एक एक है। इन स्थलों को नामित करने से इन अर्धभूमियों की संरक्षण प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के जो है कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। कहने का मतलब ये होता है कि रामसर स्थल वो होते हैं जहां जो पानी वाला इलाका होता है, जहां पर भिन्न तरह की प्रजातियां मतलब भिन्न तरह के जानवर पक्षी ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको ही रामसर स्थल घोषित करा जाता है। इससे पहले 10 करे थे, अब 11 और नए राम स्थल कर दिए, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें तमिलनाडु के 4 हैं, उड़ीसा के 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2 हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 है, ठीक है। बाकी जीके फैक्ट्स करंट वाला जो चैनल है उस पर हम इसको दोबारा से विस्तार से और समझेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। और वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।